तो बेटा पहले हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट। द सेकंड क्वेश्चन इज योर एल्डेस्ट सिस्टर lives in a big city. Does she? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा प्रीवियस ईयर्स में, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए यू हैव टू पे अटेंशन टू दीज क्वेश्चंस। ये एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। बस ये तीन ही क्वेश्चन लेंगे हम, हैं तो बहुत सारे, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम ये तीन क्वेश्चंस पर्याप्त हैं। द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज ए प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री। So it should be started early. Isn't it? इन्हें लिख लो, हम सुन लेंगे। हाँ, एजेंट। देखिए अब देखते हैं, इनमें तुम्हें एरर पूछी जाएगी। एरर कैसे पूछी जाती है? ऐसे स्लैश लगा दिए जाएंगे बेटा, राइट, है ना। इस तरीके के स्लैशेस लगे हुए और कहा जाएगा किस पार्ट में एरर है। तो चाहे स्लैश लगाकर पूछा जाए, या हो सकता है ऑप्शंस में आपको ऑप्शन में दे दिया जाए एवरी संडे में एरर है, कि योर मदर में एरर है, कि प्रिपेयर से पुडिंग में एरर है, या एजेंट सी में एरर है। तो इस तरीके से आपको गलती ढूंढने के लिए कहा जाएगा। हम लोग देखते हैं एवरी संडे, ये क्या हो गया हमारा? हम मानेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो इससे एक बात आज ये सीख कर जाओगे तुम लोग कि जरूरी नहीं है बेटा कि हमारा सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो। ओके, यहां पर हम देख रहे हैं साफ साफ, जरूरी नहीं है कि हमारा सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू हो। सब्जेक्ट के पहले कोई एडवर्ब या अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं, जैसे कि यहां पर आया हुआ है एवरी संडे, ठीक है ना। एवरी संडे के बाद लगा हुआ है कॉमा, फिर लिखा है योर मदर प्रिपेयर्स। तो प्रिपेयर्स हो गई हमारी वर्ब, और वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। प्रिपेयर करती है, कौन करती है? योर मदर, ये सब्जेक्ट हो गया ना बेटा। और कब प्रिपेयर करती है? तो आंसर निकल कर आया एवरी संडे। तो वर्ब में जब हम लगाते हैं कब, व्हेन, तो हमें क्या आंसर में मिलता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में कर दिया गया है। प्रिपेयर्स ए पुडिंग, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। योर मदर, कोई गलत नहीं हमें समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर है, तो वर्ब इसके साथ कैसी लगाई गई बेटा? सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब पे एग्रीमेंट भी है ना। ऑर्डर भी बिल्कुल सही है। प्रिपेयर्स ए पुडिंग, कॉमा। अब यहां पर बढ़ के आते हैं एजेंट सी। तो एजेंट सी जब हम देख रहे हैं बेटा, तो इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोला जाता है इसे? ये जो एजेंट सी देख रहे हो, यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्वेश्चन टैग्स।
तो एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस के बाद एक क्वेश्चन को टैग कर दिया गया। टैग मींस जोड़ दिया गया। किसी भी सेंटेंस में जब हम एक क्वेश्चन को टैग कर देते हैं, टैग मतलब जोड़ देना। आप लोग मॉल में कपड़े खरीदने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कपड़े में टैग लगा रहता है ना। टैग क्या होता है? उस कपड़े से जुड़ा रहता है, राइट। अब वो जो टैग है उसका काम क्या होता है? कीमत बताना, है ना। हम सबसे पहले टैग देखते हैं, कपड़ा बाद में देखते हैं, पहले देख देते हैं कि हमारी औकात में है कि नहीं है ना। जहां से देखा 4000 रख दिया, अच्छा लगे या ना लगे, बढ़ गए तभी का कौन खरीदेगा, राइट। तो टैग का मतलब हुआ कोई चीज जोड़ी गई है। लेकिन क्या है ये? क्वेश्चन है, देख रहे हो, क्वेश्चन है और जोड़ा गया है सेंटेंस में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। याद रहेगा। तो क्वेश्चन टैग इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी नीड टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर में बहुत पूछा जाता है। समझ गए बेटा? तो ये हो गया क्वेश्चन टैग। अब ये क्वेश्चन टैग क्यों बनाए जाते हैं? क्या ये सवाल पूछना चाह रहे हैं? नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे होते बेटा। क्वेश्चन टैग का काम, क्वेश्चन से ये मत समझ लेना कि ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग की जाती है। ये लगाए जाते हैं, टैग किए जाते हैं कंफर्मेशन के लिए। जैसे हम हिंदी में समझा दें पहले आपको। जैसे मान लीजिए हमारे घर पर आए तो हमने कहा तुमने खाना खा लिया है। हमने सेंटेंस क्या बोला? तुमने खाना खा लिया है। ये सेंटेंस हो गया ना हमारा। नहीं खाया है क्या? तुमने खाना खा लिया है ना। नहीं खाया है क्या? ये हमने फिर जोड़ दिया इसमें। तो ये क्यों जोड़ा है? कंफर्म करने के लिए जो बात हमने कही है वो सही है कि नहीं है। तुमने खाना खा लिया है, नहीं खाया है क्या? नहीं खाया होगा तो कह दोगे हाँ नहीं खाया है, और खा लिया होगा तो कहोगे हाँ खा लिया है। तो हमने जो बात कही है उसको कंफर्म करने के लिए, उसको श्योर करने के लिए हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। समझ गए बेटा? इसका मतलब ये नहीं होता कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हम अपनी बात को कंफर्म कर रहे हैं। सो क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, फॉर मेकिंग समथिंग श्योर, किसी चीज को श्योर करने के लिए। ठीक है। जैसे मैं कहूं तुम्हारी बहन आगरा में रहती है। नहीं रहती है क्या? पहले तो हमने बोला तुम्हारी बहन आगरा में रहती है, फिर हमें डाउट हुआ, हमने इनसे बोला था कि तुम्हारी बहन आगरा में रहती है, फिर हमें डाउट हुआ तो हमने कंफर्म करने के लिए क्या जोड़ दिया उसमें? नहीं रहती है क्या? तो फिर ये कंफर्म कर देंगी कि नहीं नहीं सर रहती है। वो अगर मान लो हमारा तथ्य अगर गलत हुआ तो कह देंगे कि नहीं सर अब वो नहीं रहती है। आपको जो मालूम है वो पहले की बात मालूम है। समझ में आ गई बात ना? तो बातों को कंफर्म करने के लिए हम क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग करते हैं और ये बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं इंग्लिश में और ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना, इनको हम सीखेंगे। ओके, तो हमने हेडिंग डाल लो बेटा क्वेश्चन टैग। ये सेंटेंस तुमने लिख लिए, लिखे रहो। हेडिंग डाल लो क्वेश्चन टैग। जब किसी सेंटेंस के अंत में कोई क्वेश्चन टैग, TAG, टैग, टैग मतलब ब्रैकेट में लिख लेना जोड़, टैग कर दिया जाता है आपने क्या टैग कर दिया है? पहली बात तो आप लोग अपने माइंड में टैग का मीनिंग बैठा लो। टैग मतलब जोड़ना। जैसे हम कहें हमने आपको एक नोट दिया, कोई भी एक कागज दिया
है ना, और हम कहें कि बेटा ये नोट अपनी बुक में टैग कर लो, तो आप उसको उस नोट को क्या करोगे, अपनी बुक में जोड़ दोगे, है ना, तो टैग कर दिया आपने। हम फाइल में कई बार डॉक्यूमेंट्स को टैग करते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन टैग कर दिया जाता है तो उससे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं, लिख लो, तो उसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन टैग समझ गए हो होता क्या है। अब इससे जुड़ी जो बहुत जरूरी और बेसिक बातें हैं वो पहले हम सीखेंगे। सबसे पहली बात बेटा उसी के नीचे लिखो ए करके, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव, यदि सेंटेंस कैसा हो बेटा, अफर्मेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्वेश्चन टैग के बारे में। यदि जो हमने सेंटेंस बोला है ना, वो अफर्मेटिव में है, मतलब पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाओगे, नेगेटिव। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होगा, वेरी गुड, ये फिर हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन टैग को यही चेक करना होगा कि सेंटेंस से ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव है तो इससे पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे, इस नियम को कैसे याद रखोगे, जैसे तुमने कहा कि मेरा भाई एक डॉक्टर है, मेरा भाई एक डॉक्टर है, नहीं है क्या, मेरा भाई एक डॉक्टर है, तो इसको श्योर करने के लिए कौन सा क्वेश्चन टैग करोगे, नहीं है क्या। मेरा भाई क्वेश्चन है, पॉजिटिव था, तो आपने क्वेश्चन टैग क्या लगाया, नहीं है क्या, तो पॉजिटिव था तो आपने नेगेटिव लगाया, है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है इसमें। और अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बोला कि मेरा भाई डॉक्टर नहीं है, तो फिर आप क्वेश्चन क्या टैग करोगे, है क्या, है ना। तो क्वेश्चन टैग आप, मतलब ये रूल ऐसे ही आप याद रख सकते हो। आप जो बोलचाल में, हिंदी की बोलचाल में इस्तेमाल करते हो सेंटेंसेस, उससे भी याद रख सकते हो कि यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आना चाहिए, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा अफर्मेटिव आना चाहिए। राइट बेटा, आइए देखते हैं इसमें हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा है, नेगेटिव। मतलब ये गलती नहीं है यहाँ पर। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, है ना, पॉजिटिव बोले अफर्मेटिव बोले की बात है। और यहाँ पर क्वेश्चन टैग भी हमारा कैसा है, गलत है। समझ में आ गई बात ना, यहाँ पर क्वेश्चन टैग गलत है, ये एरर है यहाँ पर, क्योंकि ये अफर्मेटिव है और ये भी अफर्मेटिव है, ऐसा नहीं हो सकता, एक को नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये अफर्मेटिव तो ये नेगेटिव होगा। क्लियर। ऐसे यहां पर देखो, इट शुड बी अफर्मेटिव है, तो यहां पर क्या आया है, इजंट, नेगेटिव, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला रूल तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन गलत ये भी है, अभी आगे पता चलेगा। ये मत समझ लेना कि ये सही है, गलत सब है, लेकिन ये तो हमारे पहले रूल से क्लियर हो गया कि ये क्यों गलत है ना। ओके, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन टैग से रिलेटेड।
क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, और इसको ऐसे लिखो का कॉन्ट्रैक्शन, लिख लो भी, हम बिल्कुल समझाएंगे, तुम्हें कंफ्यूज नहीं रहने देंगे। प्लस प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क, क्या प्रयोग करते हैं बेटा हम? और क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, लेकिन अलग अलग नहीं लिखना है दोनों को। इसका क्या प्रयोग करोगे? का कॉन्ट्रैक्शन, संक्षिप्त रूप। कॉन्ट्रैक्शन अगर ना समझ में आए तो इसके नीचे हिंदी में लिख लो संक्षिप्त रूप। इन दोनों का तुम संक्षिप्त रूप ही प्रयोग करोगे। जैसे यहां पर देख रहे हो ना, ये इज नॉट नहीं लिख सकते, तो तुम्हें इसका कॉन्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा इज नॉट का, इजेंट। अभी हम सबके लिखाएंगे और वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, राइट? तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारी क्या थी? इज, फिर उसके बाद प्लस नॉट, और उसका संक्षिप्त रूप हमने क्या लिखा? एजेंट, ठीक है। प्लस फिर हमने क्या लिखा? प्रोनाउन। यहां पर कभी नाउन नहीं आ सकता है। क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये इतना ही बस तुम्हें लिखना है, और क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा और कुछ भी आगे प्रोनाउन के आगे कोई भी वर्ब तुम्हें इस्तेमाल नहीं करनी है। समझ गए? तुम्हारा क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाएगा। ये तुम कब होगा, ये कब यूज करोगे? जब तुम्हारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तभी तुम नॉट लगाओगे बच्चा, है ना। अगर मान लो तुम्हारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट आना नहीं है, तो फिर क्या होगा? या। एक तो ये रूप हो गया क्वेश्चन टैग का, या दूसरा क्या हो सकता है? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क। तो हमने सेंटेंस क्या लिखाया था? क्वेश्चन टैग में या तो ये एक ये हो गया बेटा, या फिर ये, ठीक है ना। इसका प्रयोग कब करोगे? जब इसके पहले आने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो। सबको समझ आ रही बात ना मेरी? और यदि क्वेश्चन टैग के पहले आने वाला सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर ये प्रयोग करोगे, ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस प्रोनाउन, सीधा सीधा। समझ गए? अब अगली इंपॉर्टेंट बात, ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी सर? क्योंकि अभी हम इसको सब इरेज कर देंगे और ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी सी, है ना। पहले कॉन्ट्रैक्शंस लिखाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब होती कितनी है? बहुत तुम लोग भुलक्कड़ हो भाई। अरे 24 होती है टोटल। ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी है? 24। फिर उनको दो भागों में बांटा गया है, कुछ प्राइमरी है, कुछ मॉडल है। तो प्राइमरी है हमारी 11 और मॉडल है 13। बताया था ना, क्यों भूल गए? समझ गए? ये टोटल हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आप ये जो ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिया है, ये कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब हमें यूज करनी है? क्योंकि हमारे पास तो 24 ऑक्सिलरी वर्ब है। बेटा, जो पहले वाले सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हो वही यूज करनी है तुम्हें। समझ गए? कुछ इतना आसान नहीं है अभी, थोड़ा, क्योंकि पूरा 1.5 घंटा चलेंगे हम लोग, लेकिन अभी तुम्हें इतनी बात अपने दिमाग में रखनी है कि जो पहले वाले सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हो वही हमें क्वेश्चन टैग में यूज करनी है।
समझ गए? उसी टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? डू या देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद आ गया ना सबको। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डेड होती है। ये अलग बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करते, ऐसी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम डिड का प्रयोग नहीं करते। लेकिन हमें मालूम है कि जब हम इसको नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमें डू डज या डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो हमारे सेंटेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है या होनी चाहिए वही हम क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। क्लियर? आओ देखते हैं। एवरी संडे योर मदर प्रिपेयर्स, कौन सा टेंस है बच्चा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रिपेयर्स सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए डू या डज। चूंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो डू नहीं आएगा, डज आएगा। हमने क्वेश्चन टैग में क्या यूज कर दिया है? इज नॉट, तो ये हो गया हमारा गलत। समझ गए? अभी जो तुम चीज नहीं पहचान पा रहे थे कि क्यों गलत है, अब समझ आ गया ना क्यों गलत है? यहां पर होना चाहिए था डजंट सी। अब बिल्कुल सही हो गया, डजंट सी। क्लियर? ओके। ऐसे ही इसको भी देखो, तीसरे वाले को, ये तो बिल्कुल ही गलत था, है ना? ये क्यों गलत था? क्योंकि ये भी अफर्मेटिव में और ये भी अफर्मेटिव में। बस हम अगर इतना कर दें, बाकी ऑक्सिलरी बिल्कुल सही थी। लिव्स लिखा हुआ है, यहां पर डज लगाया था उसने, ये सही किया। लेकिन उसने यहां अगर ये कर देता तो सही, डजंट तो सही हो गया। तुम्हारी सबसे बड़ी बहन एक बड़े शहर में रहती है, नहीं रहती है क्या? इसका क्या मतलब हुआ? नहीं रहती है क्या? क्वेश्चन टैग। यहां पर देखो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है बेटा? शुड। तो क्वेश्चन टैग में भी क्या आना चाहिए? आया है क्या? हो गया गलत ना? क्या होना चाहिए? शुडंट। SHOULD एंड अपॉस्ट्रोफी T। शुडंट इट, क्वेश्चन मार्क। अब सही। बस पल्ले पढ़ना। ओके, पल्ले ना पढ़ा तो बेकार है। अब फिनिश कर दे इसको? नहीं, ये जो सेंटेंसेस लिखे ये तो बहुत पहले लिखा दिए थे ना हमने। इसको इरेज करने में सर पानी ले लीजिए, फिर हो जाता है सही। अच्छा, जय तुम्हारी बहन कहाँ गई? सर उनका सीटेट का पेपर तो पढ़ रही हैं, 8 तारीख का है अच्छा, तो उसमें लगी है वो, नहीं जाती वो क्लास में। चलो अब देखो, हमारी दो बातें हमने सीखी। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड हमने दो इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखे। मोहित, पहली बात हमने क्या सीखी? सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। दूसरी बात हमने ये सीखी कि क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। अगर हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना रहे हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम, है ना? और अगर हम अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी और सीधे प्रोनाउन आएगा। ठीक है?
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, फिर तीसरा लिखेंगे, या तीसरा लिखा दो पहले, चलो लिख लो। तीसरे में लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना, कॉन्ट्रैक्शंस। इसमें से बहुत जानते हो तुम लोग, हो सकता है एक दो नई चीजें हो तुम्हारे लिए। जैसे बेटा डज नॉट, इसको मिलाकर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डजंट। लिख लो डू नॉट, इसको मिलाओगे तो डोंट। और क्वेश्चन टैग में यही यूज करना है तुम्हें, डजंट, डोंट। वो भी कब? जब क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव हो, तब। जबरदस्ती नहीं, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तभी हम इनका यूज करेंगे। मैंने कहा माय अंकल टीच इन दिस स्कूल, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। चलो, जो आगे काफी जगह बची होगी, क्वेश्चन टैग बनाओ तुरंत और बताओ हमें। बेटा माय अंकल टीचर्स, अंकल सिंगुलर है ना, तो अभी हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए? और वर्ब सिंगुलर कब बनती है? जब हम उसमें एस या यस लगा देते हैं। देखो रट गए हैं। तो पहले वाले का बना लिया होगा तुम लोगों ने, अब चेक करो। देखो बेटा, ये हमारा सेंटेंस किस में है? अफर्मेटिव में या नेगेटिव में? अफर्मेटिव में। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, है ना? पहली बात हमने ये जानी। अब हमें देखना होगा कि कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करें, तो हमें इसका टेंस देखना होगा। ये किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब हमारी ऑक्सिलरी आएगी डू या डज। अब हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो इसका मतलब डू नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? डज आएगा, राइट? अब नेगेटिव बनाना है हमें, तो क्या हम करें? डजंट, डजंट। अब प्रोनाउन यूज करना है, तो अंकल नाउन है, अंकल की जगह पर कौन सा प्रोनाउन आएगा? हिम। कौन बोला? ही। सब्जेक्टिव कैसा आएगा? समझ गए ना? डजंट ही। मेरे अंकल इस स्कूल में पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं क्या? डजंट ही। तो नहीं पढ़ाते हैं क्या, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डजंट ही। हाँ, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? दे हेल्प द पुअर। ये भी अफर्मेटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा बेटा? नेगेटिव, है ना? अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे डू या डज। सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल। सब लोग पीछे बेटा, बहुत तेज तो नहीं होता जा रहा है, ये बेसिक बातें हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। सब्जेक्ट है प्लूरल, है ना, तो डज तो आ नहीं सकता, डू आएगा, है ना? तो डू का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डोंट, डोंट दे। हो गया हमारा क्वेश्चन टैग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इज नॉट, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? isn't, ISN apostrophe isn't। She is cooking the food। अब ऐसे बोल दो जल्दी से। She is cooking the food। Isn't she? He doesn't see।
डजंट सी तो नहीं लगा दोगे? हाँ, डजंट सी इसमें लगाना था। इसमें हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इज। तो इज ही आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना बेटा, वही ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे जो पहले वाले सेंटेंस में हो। अपने मन से कुछ भी नहीं लगा देना, नहीं तो इधर हो जाएगी। तो एजेंट सी, एम नॉट। एम नॉट का क्या होगा? जिनके जिनके दिमाग में ये आ रहा है वो गलत है। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एमेंट नहीं होता है। ऐसा इंग्लिश में कुछ होता ही नहीं है, राइट? इंग्लिश में एमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे हमारे एक सर थे तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कुछ शब्दों के प्रयोग करने पर जो है ही नहीं, इंग्लिश में वो शब्द ही नहीं है और फिर भी आदमी यूज किए जा रहा है ना? जैसे हमें बोल रहा है अरे यार हमें वो आदमी पसंद नहीं है, कहे बहुत प्राउडी आदमी है वो, बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, बहुत प्राउडी आदमी है यारो। तो प्राउडी नहीं, प्राउड। क्या है? प्राउड। ही इज ए प्राउड मैन। अब चूंकि हम लोग हिंदी में बोलते हैं घमंडी, तो हम प्राउड को भी कर देते हैं प्राउडी, है ना? घमंडी से उसको प्राउडी में फिट कर देते हैं, राइट? ऐसे ही बाउंडेशन। बाउंडेशन कुछ नहीं होता है, ना बाउंडेशन, बाउंडेशन नहीं, लिमिटेशन। बंधन, जो बंधन होते हैं ना, बंधन के लिए आप क्या शब्द यूज करेंगे? लिमिटेशंस। बाउंडेशन नहीं कह रहे यार हमारे ऊपर तो इतनी बाउंडेशन लगा रखी है उनने, हमारी मम्मी इतनी बाउंडेशन लगाती, इतनी बाउंडेशन लगाती। बाउंडेशन नहीं लगाई उन्होंने, उन्होंने लिमिटेशंस लगाई हैं, राइट? तो ऐसे ही एमेंट कोई शब्द नहीं होता। हाँ, एक ये शब्द यूज किया जाता है एंड, लेकिन आप होता है, लेकिन आप लोग इसे यूज नहीं करोगे। ये होता है, ये तो होता ही नहीं है। हम पूरी डिटेल में बताएंगे बातें तुम लोगों को। एमेंट तो होता ही नहीं है, एंड होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर्स में हम इसे यूज नहीं करेंगे। इसका यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। जब आप मूवी देखेंगे तो इसका प्रयोग पाएंगे। ही एंट, आई एंट, दे एंट, इसको एंट पढ़ते हैं और इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, कुछ भी मतलब हो सकता है। समझ गए? स्पोकन इंग्लिश में इसलिए इसको यूज कर देते हैं। क्लियर? तो इसको भी नहीं यूज करेंगे तो फिर हम किसे यूज करेंगे? आर एन को। ये एम नॉट के लिए आप क्या यूज करेंगे बेटा? आंट, भाई चाची वाला आंट, आंट। आई एम टीचिंग यू, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ा रहे क्या? अरे तो क्वेश्चन टैग बनाओ। आंट, बन गया। कोई दिक्कत है बेटा? यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि एम नॉट होना चाहिए था। बिल्कुल सही है, एम नॉट होना चाहिए था, लेकिन एम नॉट तो हम यूज नहीं करेंगे। उसका क्या यूज करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। और एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसी जल्दी से लिखो, हैज नॉट, हैव नॉट। ये क्योंकि आसान है तो बहुत पढ़ाए गए हैं बचपन से। तो हैज नॉट का क्या होता है? हैजंट। आता है कि नहीं? गीला तब चलती नहीं। हैजंट और हैव नॉट का हैवंट। ठीक है, आगे बढ़ो। डिड नॉट पे डिडंट। डिड नॉट का क्या हो जाएगा? डिडंट। वाज नॉट का वाजंट। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो आगे, बस जहां पर है वो हम बताएंगे, बाकी ये सब तुम लोग कर लोगे। वर नॉट का वरंट। हैड नॉट का हैडंट।
विल नॉट का विलंट है ना, विलंट बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। फिर से इंग्लिश लैंग्वेज में विलंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, नहीं पाओगे तुम। तो फिर क्या होता है सर, वो होता है want। जब भी कभी अब तुम पढ़ो इंग्लिश और तुम्हें WON अपोस्ट्रोफी T लगा मिले तो समझ जाना वो क्या कहना चाह रहा है, विल नॉट, ठीक है। और पढ़ते क्या है इसे हम, want। देखते हैं कैसे, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं यार हम तुमसे बात ना करेंगे, है ना, I want talk to you, समझ रहे हो। ये जो तुम्हें WON अपोस्ट्रोफी T दिख रही है इसका क्या मतलब है, विल नॉट, ठीक है। I will not talk to you, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इस कॉन्ट्रैक्शन को कैसे यूज करोगे, he will go to Agra, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ बेटा, he will go to Agra, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, want, ये ना will not आना चाहिए था, नहीं समझ आया बेटा, नहीं कोई कहीं भी दिक्कत हो बताओ ना हमें, विल नॉट होना चाहिए था क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, विल नॉट, लेकिन विल नॉट तो हम यूज नहीं करेंगे, हमें क्या यूज करना है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वांट, तो वांट उसके बाद प्रोनाउन ही क्वेश्चन, है ना। तो अगला, तो ये तुम मिटाई लो, इसे काट दो बढ़िया से उसको, है ना, ताकि तुम्हारे दिमाग में विलेंट कहीं रह ना जाए। विल नॉट का क्या होगा, वांट, सेल नॉट, सेल नॉट का क्या होगा, साइलेंट नहीं हो सकता। साइलेंट नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है, ये नहीं पता। SHAN अपोस्ट्रोफी T, शांत, बस यही एक कुछ ही तो याद रखनी है तुम्हें, जैसे वांट याद रखना है, शांत याद रखना है, वहां पर आंट याद रखना है ना, बाकी तो सब कितने इजी थे, हैजंट, हैवंट, डिडंट, वाजंट, वरंट, हैडंट, ये सब इजी थे कि नहीं थे, ये तो हमें नहीं लग रहा किसी याद करने की जरूरत है, बस ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये अलग से मामला है। तो ये तो बात हो गई हमारी टेंसेस वाले की, फिर उसमें और मॉडल में चलते हैं। कैन नॉट, कांट, मे नॉट, मेंट, could not, couldn't, could not को साथ में लिखो कि क्या हो जाएगा, couldn't, might not, तो क्या हो जाएगा बेटा, mightn't। अब कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, आगे बढ़ते चलो ऐसे ही, है ना। कैन नॉट, कांट, कुड नॉट, कुडंट, मे नॉट, मेंट, माइट नॉट, माइंड, ऐसे क्या बचा, शुड, शुडंट, शुड नॉट का क्या हो जाएगा, शुडंट। स्टूडेंट, मस्ट नॉट का मस्ट लिखो, एन लिखो, अपोस्ट्रोफी लगा के टी लगा दो, मसंत,
यूज्ड नॉट, एक यूज्ड भी होती है ना मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब कहलाती है। बस इसका हम बता दे रहे हैं, बाकी अब सब अपने तुम बना सकते हो, ऐसे बनना है ना, स्टूडेंट कोडेंट ऐसे सब बनेंगे। इसका स्पेशल बनता है, ये हम बता दे रहे हैं। देखो बेटा, यूज्ड का प्रयोग हम कब करते हैं? पास्ट की कोई हमें आदत दिखानी हो, पास्ट की हमें आदत दिखानी हो, तो पास्ट टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आती है? डिड आती है ना। तो यहां पर जब इसका कॉन्ट्रैक्शन बनेगा तो यूजन नहीं बनेगा, मतलब आपने यूजन और एन लगा के ऐसे नहीं बनेगा, इसका बनेगा बेटा डिडंट, क्योंकि ये क्या दिखाता है? ये पास्ट को दिखाता है, पास्ट को दिखाता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, डिड का प्रयोग हो रहा होगा, है ना। तो डिड का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिडंट। तो डिड नॉट डिडंट और यूज्ड नॉट भी डिडंट, ये याद रखना है आपको। क्लियर? कैसे सेंटेंस कैसे बनाओगे? माय ग्रैंडमदर used to tell me stories, मेरी दादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी। इसका क्वेश्चन बैक बनाओ। तो यूज्ड का नेगेटिव बनेगा यूज्ड नॉट, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डिडंट, ठीक है ना, याद रहेगा बेटा। तो यहां लिखोगे तुम लोग डिडंट, और हम प्रोनाउन किसके अनुसार आना है? ग्रैंडमदर के अनुसार। लेडी है तो सी लगाएंगे, डिडंट सी, क्या वो नहीं करती थी? मेरी दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी, क्या वो ऐसा नहीं करती थी? ठीक है, अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब ये नियम की ओर बढ़े। कितने हो गए थे हमारे? 3 हो गए। सबसे पहले हमने ये सीखा, फिर ये सीखा, और अब कॉन्ट्रैक्शन सीखे, है ना। तो ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जहां पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलेगी? केवल अफर्मेटिव, है ना। ये बात हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलेगी, बाकी हर जगह ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगी, है ना। तो उसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्योंकि वो वैसे भी आपके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरी वर्ब्स, और क्वेश्चन टेक्स्ट में तो काम आनी है। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चंस भी अगर आ गए और वो आपने सही कर लिए तो आप अदर स्टूडेंट से एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे बेटा। एक गुण से ही भरा होता है, बढ़ता कि नहीं? तो चला क्वेश्चन टैग वाला ही क्वेश्चन गलत कराए, जैसे कि क्वेश्चन लगा हुआ है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। एस बी ओ, इन तीनों में हमारी रानी कौन है? वी, ठीक है। एक शब्द है तो वर्ब, और एक से ज्यादा शब्द है तो वर्ब फ्रेज। बोलो सब लोग, वर्ब फ्रेज। एक शब्द है तो वर्ब, और एक से ज्यादा शब्द है तो वर्ब फ्रेज। क्या एक से ज्यादा शब्द हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। एक से ज्यादा शब्द होंगे तो पहले वाले को कहेंगे हम ऑक्सिलरी, और दूसरे को कहेंगे मेन वर्ब। सर आप इन दोनों में से आपने कहा था, इन तीनों में से ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेन वर्ब। समझ गए? ये नहीं होगी चलेगा, लेकिन मेन वर्ब ना हो नहीं चलेगा। मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लियर बेटा? ओके, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? एक्चुअली ये है दासियां। क्या है ये? जो मेन, हमारी जो मेन रानी है उसकी सेवा के लिए आई है।
ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी रानी की सेवा के लिए आई है, ठीक है। ये इसकी हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं बेटा? टोटल कितनी दासियां हैं ये? 24 टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। फिर इनके काम के आधार पर दासियों को काम दिया गया अलग अलग, उसके आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया गया। एक ग्रुप को कहा गया प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरे ग्रुप को कहा गया मॉडल ऑक्सिलरी, और दोनों को अलग अलग खड़ा किया गया। तो पता चला इसमें है 11 और इसमें है 13। इसमें 13 दासियां निकल के आई, ठीक है बेटा। ओके, जब इसमें हमने देखा तो इसमें हमें 3 ग्रुप दिखाई दिए, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना। ये सब हो गई तुम्हारी प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी है। गौर से देखो इन दासियों को। प्राइमरी ऑक्सिलरी है, 3 लाइनों में खड़ी हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी की 3 लाइनें हैं, एक में डू डज डिड, दूसरे में वाज वर और तीसरे में हैड। फिर मॉडल आएंगे। पहले हम इनसे तो परिचय हो लें, ये कैसी दासियां हैं बेटा। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है ये हमारी रानी का टेंस बताती है। इनका काम क्या है? टेंस बताना काम है ना। दासियों का काम ही होगा, रानी का काम थोड़ी होगा। मेन वर्ब का टेंस बताने का काम प्राइमरी ऑक्सिलरीज का है, समझ गए। टेंस बताएंगी। जैसे हमने लिखा ही इज प्लेइंग, तो प्लेइंग है हमारी मेन वर्ब, है ना। अब इज लिखा है तो ये प्रेजेंट में है, और वाज लिखा है तो ये पास्ट में है। समझ रहे हो बात ना? प्लेइंग तो प्लेइंग है, अगर इज लिखा है तो ये प्रेजेंट में है, अगर वाज लिखा है तो ये पास्ट में, बस। तो मेन वर्ब का टेंस क्या है? टेंस बोले तो टाइम। कितने लोगों को मालूम है टेंस बराबर टाइम? कितने लोगों को मालूम है? वेरी गुड। टेंस को कुछ अलग चीज मत समझ लो। टेंस का मतलब है समय। टेंस का मतलब क्या है? समय, शुद्ध शब्दों में। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी बताती है कि मेन वर्ब का होने का समय क्या है। इज बता रही है कि ये वर्तमान में हो रही है, और वाज बता रहा है कि ये भूतकाल में हो रही थी। हो चुकी थी नहीं? हो रही थी, भूतकाल में हो रही थी। और इसको हमने अगर लिख दिया विल बी, तो ये आने वाले समय में होगी, फ्यूचर में चली जाएगी। क्लियर? तो मेन वर्ब का टेंस बताने का काम है प्राइमरी ऑक्सिलरी का। ओके, ये हरम पढ़ा है तुम लोगों ने? हिस्ट्री पढ़ते हो? यस सर। हिस्ट्री में जो हरम होता था राजाओं का, रानियों के लिए होता था, उसमें हजारों रानियां रहती थी, है ना। कुछ मुख्य रानियां होती थी, जैसे रुकैया बेगम, जोधा बेगम, है ना। मुख्य रानियां होती थी। अब कुछ रानियां ऐसी होती थी जो रानी भी हैं और दासी भी हैं, है ना। पता ही नहीं चलता था कि वो रानी है कि दासी है। कुछ तो शुद्ध दासी है, कुछ होती थी ना जिन्हें क्या बोलते थे, पटरानी। वो निचले दर्जे की रानियां होती थी। किस दर्जे की बेटा? निचले दर्जे की। राजा का मन हुआ तो उनको रानी जैसा ट्रीट करने लगता था, और ना मन हुआ तो अपनी मुख्य रानियों की सेवा में लगा देता था। समझ गए बात? यस यस। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी ऐसे ही है। ये है मेन वर्ब की सहायता करने के लिए, मेन वर्ब की सहायता करने के लिए। लेकिन अगर मेन वर्ब चली गई अपने मायके तो ये क्या बन जाएंगी? ये मेन वर्ब बन जाएंगे बेटा। अब हरम में यही तो बची, तो बन गई ना रानी। लेकिन कब बनेगी रानी? ये जब मेन वर्ब ना हो, जब रुकैया बेगम ना हो हरम में, तभी ये रानी बनेगी। वरना ये केवल सेवा करती रहेगी, इसके बाल काटेगी। इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा।
तुम्हें हो सकता है अलग कि हम मजाक में बता रहे हैं, लेकिन जो हम बात बता रहे हैं उससे अगर इसको समझोगे तो तुम्हें कभी भूलेगा नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम होता है मेन वर्ब की सहायता करना। That's why in many books you will find these auxiliary verbs are called helping verbs. इनको helping verbs भी कहा जाता है। कहा जाता है ना? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की हेल्प करती है, तभी तो हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, तो ये इसकी हेल्प करती है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी में जो हमने लिखा है, जो ये 3 लाइनें खड़ी की हैं दासियों की, ये मेन वर्ब के ना होने पर मेन वर्ब ना होने पर मेन वर्ब बन जाती है। समझ रहे हो बात ना? तुम इसको ऐसे बैठाओ ना कि अगर हरम में मेन रानी नहीं है तो जो निचले दर्जे की रानी है वो मेन रानी बन गई ना, वही रानी बन जाएगी। तो जब, लेकिन ये तभी होगा जब उसके साथ मेन वर्ब ना हो, वरना राजा उसको कभी रानी जैसा ट्रीट नहीं करेगा, है ना? फिर तो उसका पूरा ध्यान किस पे रहेगा? मेन रानी पर रहेगा। मेन रानी नहीं है तो फिर उसी को रानी बना लेगा। ओके, हाँ देखो, अब हम 2 सेंटेंस लिख रहे हैं यहां पर। He has a cat. He has done it. यहां पर 2 सेंटेंस हैं तुम्हारे सामने बेटा। इसमें भी हैज आया है, इसमें भी हैज आया है, ठीक है? लेकिन इस हैज के साथ क्या है? डन, डू, डिड, डन, राइट? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या इस हैज के साथ कोई वर्ब आई है? यहां तो आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल के बाद हमेशा केवल क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। यहां तो वर्ब कोई है ही नहीं, मतलब मेन वर्ब नहीं है। और जब मेन वर्ब नहीं है तो वाओ, आई एम द रानी, है ना? समझ गए बात ना? अब ये क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। यहां पर हैज, हैज के बाद है डन, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो अपनी औकात में रहो और इसकी सेवा। ये अब यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पर ये क्लियर? तो ऐसा ये केवल कौन कर सकता है? केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसा नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखना दूसरा एग्जांपल तो हमें दिखाई दे रहे हैं। He is a peon. He is writing an application. अब देखो बेटा, यहाँ पर एज है, यहाँ पर एज है ना? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना एज हमारी। इसके बाद आया है राइटिंग। राइटिंग क्या होती है? वर्ब, वर्ब की 4th फॉर्म आईएनजी फॉर्म है। किसी भी वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? कितनी होती है? 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। तो एसईएस फॉर्म है, वो कौन सी फॉर्म है? वर्ब में एसईएस लगा देते हो तो क्या हो जाती है? तो ये 4थी वाली फॉर्म है। तो ये हो गई हमारी मेन वर्ब। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी? यहाँ पर एज क्या होगी बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब होगी, है ना? ये मेन वर्ब हो ही नहीं सकती, ऑलरेडी मेन वर्ब है हमारे पास। और जब ऑलरेडी मेन वर्ब है तो दूसरी रानी कैसे? ये ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर देखो, एज के बाद क्या कोई वर्ब दिखाई दे रही है तुम्हें? नहीं दिखाई दे रही ना, मेन वर्ब है ही नहीं। और जब मेन वर्ब नहीं है तो फिर मेन वर्ब मैं बनूंगी मेन वर्ब। समझ गए? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बिना तो सेंटेंस हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हरम में दासी दासियों, है ना? हरम किसके लिए बना है? रानी के लिए। रानी होना जरूरी है, ठीक है ना? दासियों से पहचान नहीं है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था बेटा। क्लियर? तो ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया तुम लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब लिखो है, ये लिखना है क्या? इसमें क्या कई बार लिखा चुके हैं, लिखना हो जल्दी से लिख लो। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है।
लिख लिए हो पहले ही मॉडल ऑक्सिलरी याद है? क्या मॉडल ऑक्सिलरी कभी मेन वर्ब बन सकती है? कभी नहीं बन सकती है ना। मॉडल ये काम केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी कर सकती है। अब लिख लेना बेटा, तो हम बहुत सारी बातें बता देंगे सब सर ऊपर से बता दीजिए तो लिख लेंगे। ओके मेरे बुक में लिख दो। तो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी है? 24। अब देखो बेटा, अब हमें बात करनी है जब हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हो? मेन वर्ब। जब हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स हो तब हम क्या करेंगे? ठीक है, ये नियम है हमारा। तो ये नियम नंबर कौन सा हो गया था? चौथा। ठीक, लिखो, यदि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब का काम कर रही हूं तो ठीक है बेटा, किसका काम कर रही हूं? काम कर रही हूं। आओ देखते हैं। देखो, जब वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रही होंगी तो वो तुम सब सिखाए भी नहीं कभी। तो फिर क्या करोगे तुम? अगर वो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दोगे, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अगर अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बना दोगे। जब मेन वर्ब बन जाए फिर हम क्या करेंगे? और देखते हैं, जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। He is very intelligent। अब देखो बेटा, इज यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है ना, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब तो आई नहीं। तो अब हम इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए, इजंट ही। बन गया, क्लियर? बन गया, बहुत आसान है। दूसरा आई डिड, अरे अभी आप बढ़ते जाओ आगे, अब ये तो शुरू हुई है कहानी। आई डिड दिस वर्क, आई डिड, ये काम मैंने किया। ये जो डिड है ये ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है? मेन वर्ब है ना। ऑक्सिलरी वर्ब मत कह देना, क्योंकि इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आए। तो इसका कैसे बनाओगे बेटा? डिडंट क्वेश्चन, आई डिड दिस वर्क, डिडंट आई। तो हमने ये भी देख लिया, और देखते हैं। दे आर योर फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन टैग तुम लोग खुद बनाओ बेटा। दे आर योर फ्रेंड्स, यहां पर आर क्या है? आर वैसे तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन काम क्या कर रही है? मेन वर्ब का, है ना। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? आंट दे आर योर फ्रेंड्स, आंट दे क्या बनाइए? तो
तो हम ये नोटिस कर रहे हैं बेटा कि ये वाली जो लाइन थी, अब आ जाओ जहां पर हमें समस्या आने वाली, ये वाली जो लाइन थी इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ये वाली लाइन थी इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। दिक्कत कहां होनी है? इसमें होनी है। किसमें होनी है? हैज हैव हैड में। कैसे होनी है? आओ देखते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, ये दिखाते हैं अधिकार को। हैज हैव हैड क्या दिखाते हैं? जब इनका प्रयोग, हैज हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो ये अधिकार दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा सी हैज ए डॉग, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसके पास एक कुत्ता है, यही तो मतलब हुआ। यहां पर हैज कैसे प्रयोग किया गया? मेन वर्ब के रूप में। तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो ये एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहां पर कैसे फंक्शन कर रही है? मेन वर्ब के रूप में, है ना। और जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तीसरी वाली लाइन हैज हैव हैड, 3 लाइनें अपने दिमाग में बना के रखना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की कितनी लाइनें हैं? 3 लाइन से। जो सबसे नीचे वाली लाइन है हैज हैव हैड, जब इनका प्रयोग एज मेन वर्ब किया जाता है तो ये पोजीशन दिखाते हैं। ये तीनों के तीनों क्या दिखाते हैं? पोजीशन। सी हैज ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। ठीक, अब इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। इसका क्या करना है बेटा? क्वेश्चन टैग बनाना है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हैज एंड सी, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये डू डज डिड के साथ सही था, इज एम आर वाज वर के साथ सही था, लेकिन इसके साथ गलत है। ये इसमें तुम्हें प्रयोग करना पड़ेगा बेटा। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था हमने? अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं थी, तो तुम फिर क्या प्रयोग करते थे? डू डज डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो डू डज प्रयोग करते थे, और पास्ट इंडेफिनिट था तो डिड प्रयोग करते थे। तो ये प्रेजेंट है ना, तो इसको प्रेजेंट मान के चलो। और क्या लगा दोगे? डज। सिंगुलर है ना, डज एंड डजंट सी। इसको बस ये याद रखने वाली बात है। इसको तुम क्या मानकर चलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सी हैज ए डॉग, डजंट सी। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये मेन वर्ब है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ये क्या है? मेन वर्ब। और हैव माने क्या होता है? रखना। हैव माने रखना। तो यहां जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे बेटा, तो डज बन जाएगा। अब यहां पर हैव आना चाहिए था। डजंट सी हैव, क्या वो नहीं रखती है? लेकिन हम इतना लंबा तो बनाते नहीं है क्वेश्चन टैग, हम प्रोनाउन में ही खत्म कर देते हैं। तो डजंट सी। क्लियर? और थोड़ा समझाए? ऑसम। बहुत इजी तरीके से। बेटा क्या नाम है आपका? सोहित। बड़ा मिलता जुलता नाम रखे हो तो। सोहित देखना यहां ध्यान से। आई हैव ए पेन। ठीक है, मेरे पास एक पेन है, अफर्मेटिव है, सबको दिख रहा है ना अफर्मेटिव। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हमने कैसे प्रयोग किया? एज ए मेन वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और इसको हमने मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया है। अधिकार दिखा रही है। ये सब बातें क्लियर हुई। अब कोई कहे कि सर इसी बात को आप नेगेटिव में बोलो, तो हमें पता है कैसे बोलना होगा। आई डू नॉट हैव ए पेन। समझ गए? आई डू नॉट हैव माने रखना। मैं एक पेन रखता हूं, रखती हूं, रखते हैं। समझ गए? मैं एक पेन रखता हूं या मेरे पास एक पेन है, और मैं एक पेन नहीं रखता हूं। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, डू आई हैव ए पेन? डू आई हैव ए पेन? समझ गए? क्या मैं एक पेन रखता हूं? ये इसका इंट्रोगेटिव होगा, है ना बेटा? ओके।
अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिखें और बहुत बेसिक बातें बता रहे हैं हम तुम्हें, जहां छोटी छोटी बात, जब हम बेसिक बातें सीख जाएंगे तो एडवांस ग्रामर तो अपने आप सीख जाएंगे। ही हैज ए पेन, अब इसका नेगेटिव बनाओ। ही हैज ए पेन, He does not He does not वेरी गुड, ही डज नॉट हैज ए पेन, है ना? सबको सही लग रहा है? तो हमारे शकल देख के कहते हैं कि नहीं है सही, ये सर ऐसा पूछ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये गलत है बेटा। तुमने सब्जेक्ट सिंगुलर देखा, तुमने सिंगुलर वर्ब लगा दी, ठीक है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट देखा, तुमने सिंगुलर वर्ब लगा दी, एग्रीमेंट करा दिया, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया तुमने। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, लेकिन कितनी बार करोगे ये काम? एक बार कर दिया ना, तो फिर दोबारा क्यों कर रहे हो? कितना दबाओगे बेचारी पत्नी को? एक बार उसने मान तो ली तुम्हारी बात, ठीक है? तो ही डज नॉट हैव ए पेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर याद है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आओ एक तुम्हें मजेदार चीज बताएं, हैव माने होता है रखना, हैव माने रखना या पास होना, पास में होना। मैं एक मोबाइल रखता हूं तो रखना मतलब हैव। ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिफ्थ फॉर्म आती है? तो हैज क्यों लगाओगे? आएगा ना, समझ गए? क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हम किसको रखते हैं? सिंगुलर को। तो हैज सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? बोलोगे? चलो, तो सी हैज ए डॉग। कितना टाइम बचा? 7 मिनट। अभी तो बहुत कुछ बताना था तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, बताते रहे। ये समझ में आई बात कि नहीं? सोहेल, ना अब तुम्हारे प्रति हमारी बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है। आगे देखते हैं, आगे बढ़े। जैसे एक सेंटेंस हम बोले, मैंने अपने बाल कटवाए, ठीक है? मैंने अपने बाल कटवाए। या शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। जब मैं बीए में पढ़ता था तो हमारी प्रोफेसर वो भी बहुत मजाकिया थी, और जब पढ़ाते समय ना बोर नहीं होने देती थी, क्योंकि ग्रामर वैसे बड़ी बोरिंग है ना, इतने रूल्स अगर हम इनको बड़ा सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर लगेगा अरे यार नहीं पढ़नी हमने इंग्लिश। तो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा देती हूँ। बीच बीच में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेती थी। उन्होंने एक बार पूछा, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। तो हम लोग बड़ा गर्व से खड़े हुए कि बिल्कुल सही बता रहे हैं, और कहा शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। सही बता रहे हैं, शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, लेकिन ये है गलत। कह रही है हाँ, शाहजहां कोई राजा थोड़ी था, वो तो कारीगर था कि बिल्ड द ताजमहल। उसने ताजमहल बनाना शुरू कर दिया, बेचारा गुम्मा ढो रहा है, मसाला बना रहा है, और उसने पूरा ताजमहल बना डाला। जब आप बोल रहे हैं शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, इसका मतलब शाहजहां ने ही बनाया। और जबकि पूछा क्या जा रहा है, शाहजहां ने बनवाया, ठीक है ना? शाहजहां ने बनाया नहीं, शाहजहां ने बनवाया। तो ऐसे सेंस में बेटा हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पॉजिटिव। इसके ऊपर पूरा एक बार पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे।
आप किसी को किसी से कोई काम करवाते हैं, कॉज करते हैं किसी को, आप खुद नहीं वो काम करते, किसी दूसरे से करवाते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं मैंने ये पत्र लिखवाया, क्योंकि हम अनपढ़ हैं, हमें लिखना नहीं आता है, तो हम गए और इनके मोहित के पास गए कि हमारा पत्र लिख दो, तो हमने क्या किया, वो पत्र लिखवाया। तो हम कैसे बोलेंगे, आई हैव दिस लेटर रिटन, आई हैव, मेरे पास है ना ये लेटर, आई हैव दिस लेटर, मेरे पास है ये पत्र, और ये पत्र कैसा है, रिटन, लिखवाया हुआ, मैंने खुद नहीं लिखा है, किसी से लिखवाया है। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड फॉर्म। तो हमने कहा आई हैव दिस लेटर रिटन, पैसिव वॉइस बनाती। ऐसे ही हम कहेंगे मैंने अपने बाल कटवाए, तो आई हैड माई हेयर, आई हैड माई हेयर, फिर वो ऑब्जेक्ट बोलो, आई हैड माई हेयर कट, क्लियर, आई हैड माई हेयर कट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी को, ये तो हो गई पैसिव वॉइस, क्योंकि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो काम कर नहीं रहा है, बल्कि उसके ऊपर काम, इसलिए तुमने उसके बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज की, थर्ड फॉर्म। मान लो उसी ने वो काम किया, मैंने नाई से कटवाए, तो आई मेड द बार्बर कट, अब वो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन कट के तीनों होते हैं तो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। जैसे मैं कहूं मैंने मम्मी से चाय बनवाई, मम्मी से चाय बनवाई, तो चाय किसने बनाई, मम्मी ने, एक्टिव हो गया। आई मेड माई मदर, अब बताओ एक्टिव आना चाहिए या पैसिव आना चाहिए, एक्टिव आना चाहिए ना, माही तो बना रही है, माही तो बनाएंगी, तो आई मेड माई मदर मेक द टी या मेक टी, क्लियर। आप इसमें देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई मेड मोहित राइट दिस लेटर, देखो बेटा मैं यहां पर कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना, ये जो पत्र लिखने का काम है वो मैंने नहीं किया है, वो किसने किया है, मोहित ने किया है, मैंने केवल ये काम करवाया है, मोहित ने अपने मन से नहीं किया, मैंने उससे करवाया, मैंने कॉज किया, क्या किया बेटा, कॉज किया, मतलब इनको प्रेरित किया, ये काम करने के लिए इनको उकसाया, या इनसे कहा, या इनको परसुएड किया, जो भी किया हो वो, मैंने इनको रिक्वेस्ट की हो, इनको पैसे दिए हो, इनको धमकाया हो, लेकिन मैंने ये इनसे काम करवाया, कॉज किया मैंने इनको कोई काम करने के लिए, राइट। तो आई मेड, मैंने मोहित को तैयार किया, काय के लिए, यह पत्र लिखने के लिए, ये पत्र किसने लिखा है, मोहित ने, तो ये हो गई एक्टिव वॉइस में, समझ गए बेटा। अब हमारे लिए मोहित इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, हमें केवल जिक्र किसका करना है, लेटर को हम आगे लाएंगे, तो हम जब ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो क्या हो जाती है, पैसिव वॉइस हो जाती है कि नहीं, राम किल्ड रावण और रावण वाज किल्ड बाय राम, पैसिव वॉइस में कुछ नहीं होता बच्चा, केवल ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाता है, आगे आ जाता है ना। आई मेड, आई हैड दिस लेटर, अब दिस लेटर आगे आ गया, तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, थर्ड फॉर्म। आई हैड दिस लेटर रिटन, मैंने यह पत्र लिखवाया, समझ गए। यहां पर तुम गॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो बात की बातें हैं बताएंगे, लेकिन अभी चूंकि हमारा हेड से लेना देना था ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी से, इसलिए हम केवल हेड बता रहे थे। आई हैड दिस लेटर रिटन, बेटिया थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा सा भी, है ना, कि कॉजेटिव वर्ब कैसे काम करती है, क्लियर। तो
ये देखो बेटा, आई हैड दिस लेटर रिटन। अब क्या ये यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। अरे बेटा ये है मेन वर्ब। कैसी वर्ब है ये? मेन वर्ब है। ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ये हो गई मेन वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये है इसका कॉम्प्लीमेंट, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ये किसकी विशेषता बता रहा है? लेटर की, कि ये लेटर लिखवाया गया है। इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। आई हैड, पढ़ते नहीं आए हो? आई हैड मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ अगर आएगा तो वो किसकी विशेषता बता रहा है? ऑब्जेक्ट की बता रहा है। एक दिन तुम लोगों को समझाया था, जैसे तुम लोग कहते हो आई सॉ ए बर्ड फ्लाइंग। तो बेटा यहां पर ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, बर्ड की विशेषता बता रहा है। मैंने एक चिड़िया देखी उड़ते हुए। उड़ कौन रहा है? चिड़िया उड़ रही है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ गए ना? तो ऐसे ही यहां पर ये रिटन, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। तो ये वर्ब नहीं है, वर्ब तो ये है। और वर्ब अगर एक ही है तो ऑक्सिलरी होगी या मेन होगी? मेन होगी। मेन के बिना नहीं सेंटेंस हो सकता। तो ये मेन वर्ब है बेटा, ठीक। अब ऐसा अगर सेंटेंस हो तब भी तुम ऐसे ही बनाओगे, डजंट या डोंट या डिडंट। तो ये सेंटेंस लिखो। आई हैड दिस लेटर रिटन। और फिर इसका बनाओ तुम क्वेश्चन टैग। बना लिया बेटा? क्या बनाया? डिडंट आई। वेरी गुड। क्या बनेगा? डिडंट आई। क्योंकि यहां पर ये क्या था? हैड। हैड है तो पास्ट टेंस, पास्ट है तो पास्ट में तो केवल एक ही होता है, डिड। यहां सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाए प्लूरल हो, सोचना ही नहीं पड़ता हमें। और चूंकि ये अफर्मेटिव है तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे और प्रोनाउन आ जाएगा हमारा आई। ये हो गया डिडंट आई। तो बस तुम्हें ये देखना होगा बेटा, ये देखना होगा कि अगर हेड के बाद कोई वर्ब आई है और वो भी किस रूप में? थर्ड फॉर्म में, तब तो उसको तुम ऑक्सिलरी वर्ब कहना, वरना वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। समझ गए? हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तब तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है। और अगर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आ जाए तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वर्ब है ना? तो इस तरीके के सेंटेंस भी तुम बनाना, मतलब ये क्वेश्चन टैग तो सीख ही रहे हो, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस बनाना भी, और तुम्हें थोड़ा सोचना होगा। बैठ के खुद ही ऐसे सोच सकते हो कि जैसे मैंने अपना कमरा साफ करवाया, मैंने अपना कमरा साफ करवाया, तो इसको कैसे बोलोगे? आई बोलोगे, करवाया पास्ट में चले गए, आई हैड, है ना, माई रूम। अब ये रूम खुद क्लीन हो गया या इसको किसी ने किया होगा? तो एक्टिव या पैसिव? हैं? कोई एक्टिव तो बोल दो, कोई तो एक्टिव बोलो। रूम अपने आप को साफ कर लेगा ना? पैसे होगा ना? हाँ पैसे होगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? वी की थर्ड फॉर्म। तो क्लीन का क्या हो जाएगा? आई हैड माई रूम क्लीन, है ना? जैसे लड़कियां जाती है ब्यूटी पार्लर तो अपने हाथों की पैरों की वो क्या मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं। हाँ, तो वो जब बोलेंगे आज हमने अपने हाथों की
क्या होता है हाथों की, क्या होती है मैनिक्योर। हाँ, हाथों की मैनिक्योर करवाई, मैंने अपने हाथों की मैनिक्योर। तो हाथों की मैनिक्योर अपने आप हो गई या किसी ने की होगी? तो एक्टिव या पैसिव? आई हैड माई हैंड्स मैनिक्योर्ड। मैनिक्योर्ड कौन सी फॉर्म आएगी? समझ गए? याद रहेगा? ओके, चलो और कुछ बताएं। हाँ चलो अगला रूल, ये तो हो ही गया। अगर हैज हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो, लिखना नहीं है, हम इसी को रिपीट कर रहे हैं जो अभी समझाया था। यदि हैज हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो हम डोंट, डजंट या डिडंट का प्रयोग क्वेश्चन में करते हैं। यही बता रहे थे, समझ में आ गया। अगली चीज, यदि सेंटेंस में, देखो यदि सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब्स नेगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं पहले ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा लैंग्वेज में हर तरीके के शब्द होते हैं, समझ गए? जो हमारी भाषा होती है ना, लैंग्वेज, ये बहुत पावरफुल होती है। इसको कहा जाता है कि हम अपने शब्दों से कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते नहीं? महाभारत जैसा युद्ध द्रौपदी के कुछ शब्दों से हो गया था। तो हमारे जो शब्द हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ये अप्रूविंग भी होते हैं, डिसअप्रूविंग भी होते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हो, जिनका प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब एक ही होगा लेकिन कहा जाए नहीं ये नहीं बोलते, ये बोलते, बोला जाता है कि नहीं? जैसे अब एक बूढ़े आदमी है तो उन्हें बुढ़ऊ भी कह सकते हो, है ना, उन्हें तुम बुजुर्ग भी कह सकते हो, लेकिन बुढ़ऊ अच्छा नहीं लग रहा है, बुढ़ऊ नहीं कहो, बुजुर्ग। और भी ज्यादा कल्चर्ड दिखाना है तो सीनियर सिटीजन कहो, लेकिन ये क्या बुढ़ा, बुढ़ऊ, है ना, बुढ़िया, ये मतलब वही है। ऐसा नहीं कि वो जवान हो जाएंगे तुम्हारे सीनियर सिटीजन कह देने से या बुजुर्ग कह देने से, मतलब वही है, लेकिन एक सुनने में अच्छा लग रहा है, एक अप्रूविंग, एक अच्छा नहीं लग रहा है, डिसअप्रूविंग है। क्लियर? हाँ, तो ऐसे कुछ एडवर्ब्स वो होते हैं बेटा जो नेगेटिव होते हैं। कैसा अर्थ देते हैं? नेगेटिव, नकारात्मक अर्थ देते हैं। तो यदि सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब्स जैसे नेवर, नेवर, N-E-V-E-R, रेयरली, हार्डली, बेयरली, seldom, देखिए scarcely, ब्रैकेट बंद कर लो, यहां से शुरू करो। नेगेटिव एडवर्ब्स, ये सब कैसे एडवर्ब है बेटा? नेगेटिव। या नेगेटिव एडजेक्टिव्स, नेगेटिव एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव सेल में ब्रैकेट में लिखो लिटिल, L-I-T-T, लिटिल, और फ्यू। ये दोनों देखने में लग रहे हैं कहीं नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव है, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। फिर अभी हम समझा देंगे, भूलोगे नहीं कभी। या बस यही चीजें सीख गए तो इंग्लिश आ गई तुम्हें। नेगेटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं।
नेगेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन? नन। ये देखने में पता चल जाएगा कि हाँ ये तो नेगेटिव है, ऐसा देखने में पता चल रहा है ना। इनको याद नहीं करना पड़ेगा। नन, नोबडी, नथिंग, ये सब कैसे प्रोनाउंस हैं? नेगेटिव। ओके, तो ये है नेगेटिव एडवर्ब्स। जरूरी नहीं है कि नॉट ही लगा हो। नॉट लगा है तो बच्चा भी बता देगा कि ये नेगेटिव है, राइट? नॉट लगा है तो बच्चा भी बता देगा। लेकिन तुम्हें जो सेंटेंस दिया गया होगा तो उसमें अगर ये लगे हैं तब भी वो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। समझ गए ना? आई नेवर टेल ए लाई, नेगेटिव है। आई नेवर टेल ए लाई, नेगेटिव हो गया। ही रेयरली कम्स हियर, रेयरली मतलब शायद ही कभी, शायद ही कभी। अगर तुम्हारे गांव में बोलते हैं ना, अरे काय तुम्हारे छोटे भैया तो दिल्ली में रात, वे आऊ तो कहूँ कि नहीं आऊ, पता नहीं कब हम, शायद ही कब हम आऊ थे, बोलते हैं ना, शायद ही कभी 2-4 साल में एक आध बार मन कर गो तो कर गो। तो ऐसे कंडीशन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रेयरली। ही रेयरली कम्स हियर। तो कैसा सेंस दे रहा है? नेगेटिव। कि वो ना ही आने के बराबर हैं। 4 साल में एक दिन के लाने आ जाते हैं तो आना हुआ क्या? और ना आने के बराबर है, तो नेगेटिव हो गया। हार्डली, भाई रेयरली, हार्डली, रेयरली, बेयरली और सेल्डम, इन सब का एक ही अर्थ होता है। समझ गए? कभी कभार, मुश्किल से ही आते हैं, मुश्किल से ही वो जागते हैं, जो बोलना हो, और वही चीजें इस कास्टली का। क्लियर बेटा? ये सब नेगेटिव हो गया तुम्हारे। नेवर का तो मतलब हो जाता है कभी नहीं, जीरो। और इनका मतलब हो जाता है शायद कोई, मतलब 4-5%। 100% में कितना रह गया? 3-4% रह गया। इन यहां से लेकर यहां रहो, ये तो जीरो हो गया। ओके, लिटिल और फ्यू, ये क्या है? एडजेक्टिव्स है। ये एडवर्ब्स थे, ये एडजेक्टिव्स है। लिटिल और फ्यू का प्रयोग हम कब करते हैं? लिटिल का प्रयोग किया जाता है बेटा मात्रा बताने के लिए, और फ्यू का प्रयोग किया जाता है संख्या बताने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इनका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाम के साथ करेंगे। लिटिल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? अनकाउंटेबल। और चूंकि फ्यू संख्या बताता है इसलिए इसका प्रयोग काउंटेबल नाम के साथ करेंगे। हम उल्टा नहीं कर सकते। ऐसी चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता उसके साथ हम प्रयोग करेंगे लिटिल, और ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं उसके साथ प्रयोग करेंगे फ्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसका उल्लंघन नहीं करना है, उल्टा नहीं करना है तुम्हें। तुम कभी ऐसा मत बोल देना फ्यू वाटर, फ्यू मिल्क, फ्यू शुगर, फ्यू ऑयल, गलत। क्योंकि शुगर, वाटर, मिल्क, ऑयल, इनको तुम गिन नहीं सकते और उसके साथ तुम फ्यू का प्रयोग कर रहे हो। इसके साथ किसका प्रयोग करोगे? लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, लिटिल टी, लिटिल शुगर, लिटिल ऑयल। क्लियर? अब जिनको तुम गिन सकते हो उसके साथ फ्यू का प्रयोग करना है। जैसे फ्यू बुक्स, फ्यू गर्ल्स, फ्यू बॉयज, फ्यू टेबल्स, फ्यू पेंसिल्स, इसके साथ तुम लिटिल नहीं लगा सकते। तुम कहो कि लिटिल बॉयज, गलत। लिटिल गर्ल्स, गलत, है ना? तो ये ऐसे ना हो जाए कभी भी बेटा। ये इसके साथ रहे, अनकाउंटेबल के साथ रहे, और फ्यू काउंटेबल के साथ रहे। याद रहेगा? ओके, अगली बात, इन दोनों की 3 फॉर्म होती है। एक तो ये दिख ही रही है तुम्हें, लिटिल, और दूसरी है फ्यू। इसकी दूसरी होती है ए लिटिल और ए फ्यू, और तीसरी होती है द लिटिल। बस इतना बताएंगे, छोड़ रहे हैं, परेशान नहीं होता। और द फ्यू, ये
बात अगर तुमने समझ ली तो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा व्यू तोड़ लिया तुमने। जैसे चक्रव्यूह होते हैं ना, हाँ, तो एक व्यू तोड़ लोगे अगर ये चीज समझ गए। पहला डिफरेंस क्या है दोनों में? इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ होता है और इसका प्रयोग काउंटेबल के साथ। इनका हम उल्टा प्रयोग नहीं कर सकते किसी भी हालत में बेटा, ठीक। फिर 3 कैटेगरी आती है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द। जो इन दोनों में मीनिंग में है वही इन दोनों की मीनिंग है, वही इन दोनों की मीनिंग, बाकी ये सब सेम है, ठीक है। बस अंतर क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। आइए कब हमें किसका प्रयोग करना है? इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज इतनी कम है, इतनी, जीरो तो नहीं है, समझ गए, लेकिन वो इतनी कम है कि उसका होना या ना होना बराबर है, ठीक है ना। शादी हो रही है किसी की और वहां पर 10 लोग उपस्थित हैं, तो उन 10 लोगों का होना ना कोई मतलब का है? ना के बराबर लोग थे, ऐसे तो बोलते ना। अरे क्या बताएं भैया, बता तो ना के बराबर आदमी आते, है ना। तो क्या बोलेंगे वो, लिटिल पीपल या फ्यू पीपल? फ्यू बोलोगे ना कि लोगों को तुम गिन सकते हो, ना के बराबर थे तो फ्यू, और कुछ थे तो ए फ्यू। जब वो थोड़ा सा ज्यादा हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से ज्यादा, कुछ है, तो फिर फ्यू नहीं बोलोगे, ए फ्यू बोलोगे, है ना। अब ठीक है, बहुत भूख लगी थी हमें, ध्यान से समझना बात, बहुत लोग भूख लगी थी और हमने कहा कि इनके घर गए, हमने कहा बिटिया कुछ खा के दे दो, हमको बहुत भूखे हैं, ये 1 चम्मच चावल है, 1 चम्मच चावल लो सब्जी खा लो। तो ये ए लिटिल राइस ले आई या लिटिल राइस ले आई? ए लिटिल ले आई, लिटिल राइस लेकर आई, है ना भी लाती तो ही ठीक है। तो अब हम ये भी नहीं कह सकती कुछ नहीं लाई तो कुछ तो लाई, लेकिन वो कितना था? ना के बराबर था, है ना। मतलब हमारे मुंह में चिपक के रह गया, गले में भी नहीं पहुंचा, तो उससे फिर हम कहेंगे बेटा। लेकिन हाँ, ये एक कटोरी भर ले आई, हमारी भूख तो नहीं मिटी, क्योंकि हम बहुत भूखे थे, लेकिन ठीक है, अब कटोरी भर तो मिल ही गए हमें, तो फिर हम क्या कहेंगे? अब समझ में आ गई बात बेटा। तो लिटिल और ए लिटिल में ये डिफरेंस है। और राइस है, क्योंकि राइस को आप गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप लिटिल का प्रयोग करोगे। हाँ, ब्रेड्स बोले हम तो फिर फ्यू आएगा, पीसेस ऑफ ब्रेड्स। आगे देखो, ए लिटिल और द लिटिल में अंतर, इन दोनों का ही मतलब होता है बेटा कुछ। ये दोनों इस मामले में सेम है, ऐसे ही ए फ्यू और द फ्यू, कुछ, ठीक। तो अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर जब दोनों का अर्थ ही कुछ है तो फिर डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस ये है बेटा, इसको हम कुछ कहकर छोड़ देते हैं कि आई एट अ लिटिल राइस, आई एट अ लिटिल राइस, मैंने थोड़े चावल खाए, आई एट अ लिटिल राइस, बहुत ज्यादा चावल नहीं खाए, थोड़े खाए, तो ए लिटिल, है ना। और ना के बराबर खाए तो लिटिल, आई एट लिटिल राइस, ठीक। द फ्यू का मतलब होता है बेटा थोड़ा है, थोड़ा ही, लेकिन जितना भी वो सब, थोड़ा ही लेकिन जितना था वो सब, ठीक है। तो द लिटिल राइस, द लिटिल राइस, वो थोड़े चावल विच सी गेव टू मी, जो इन्होंने मुझे दिए, वो थोड़े से चावल जो इन्होंने मुझे दिए थे। समझ में आ गई बात ना? थोड़े से थोड़ी ही है, लेकिन जितने वो सब, क्लियर। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है। अब ये बताओ, तो ये तो कुछ थे ना, कुछ थे, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? कुछ थे ना, है ना। चलो पेट नहीं भरा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो गया अंदर, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये भी कुछ है पॉजिटिव, लेकिन ये तो भाई साहब
ना ही मिला होता तो ठीक रहता। समझ गए? तो लिटिल और फ्यू कैसे हैं? नेगेटिव। ठीक। तो अगर तुम्हें सेंटेंस में लिटिल, ध्यान से देखना होगा, लिटिल और फ्यू लिखा मिल जाए तो उसके साथ क्वेश्चन टैग कैसा बनाओगे? क्योंकि ये नेगेटिव है तो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। कैसे आ देखते हैं। He did little, little work, उसने ना के बराबर काम किया। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो ये बेटा कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लिटिल, जो नेगेटिव एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। ना के बराबर काम किया। भाई साहब ने ना ही किया होता तो ठीक था, है ना, बस वो थोड़ा सा यहाँ वहां छू छा के चले गए, ना हो गया, काम किया। और काम कितना किया उन्होंने? लिटिल वर्क किया। तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो बनेगा बेटा डिड। डिडंट ही गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही ये प्रोनाउन है तुम्हारे, नो, नन, नोबडी, नथिंग, ये सब नेगेटिव होते हैं। जब इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो किसमें बनाओगे? पॉजिटिव बनाओगे। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, बस ये रूल यही खत्म करते हैं। घरे जाओ, चाय पियो बढ़िया। इट सी हार्डली